प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह दावा किया है कि उनकी हुकूमत के दौरान कोई करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया और उनकी हुकूमत में शफाफियत की आला मिसालें कायम हुई हैं, कोई करप्शन नहीं हुई। लेकिन इसी दौरान फैसल वाडा साहब 60 अरब रुपए की करप्शन का एक स्कैंडल लेकर आए हैं और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के दौरान का ही है। इसके अलावा कुछ और लोग जो हैं मज़ीद कुछ और महकमों में करप्शन की बात भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस है उस पर जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है 600 अरब रुपए का, IMF ये कहता है कि ये कबूल नहीं है। IMF ने कहा है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। 4 माह में 300 अरब आप इकट्ठा करें। अब ये हुकूमत कैसे करेगी? शॉर्टफॉल कैसे हो गया था और अगर हो गया है तो फिर उसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा, ये एक अलग सवाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो एक एहतजाज करना चाहती है और उसके लिए अलायंस बना रही है ऑपोजिशन का, वो अलायंस बन नहीं पा रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि हम एहतजाज करने के हक़ में नहीं हैं और वो कहते हैं कि हम नहीं समझते कि सड़कों पर जाना चाहिए, बल्कि मुज़ाकरात से और बातचीत से मसला हल होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको साथ मिलाया नहीं जा सका। वो अभी तक जो है वो, बल्कि फवाद चौधरी तो बराह रास्त कह रहे हैं कि मौलाना इनके हाथ नहीं आए हैं और इमरान खान उधर कह रहे हैं कि आप अडयाला के बाहर एहतजाज करें, अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करें। ये कैसे मुमकिन होगा? क्या PTI को, जो कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि अपने प्लेटफॉर्म से अडयाला के बाहर एहतजाज करना आप चाहती है, तो क्या यह मुमकिन हो पाएगा इनके लिए? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में दानियाल अजीज़ साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, खुशामदीद कहते हैं। कमल शोजब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको भी खुशामदीद। सब मेहमानों को वेलकम। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया है कि दानियाल साहब कोई करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया, फैसल वाडा 60 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल सामने लेकर आ रहे हैं, आपके ख्याल में एक शफाफ हुकूमत है ये? जी, मेरे ख्याल में जो अभी हमें फिगर मिले हैं कि 608 अरब रुपए का माली खसारा सामने आ चुका है और ये नहीं कि ये पिछले महीने हुआ है, ये बतदरीज हर महीने बढ़ता चला जा रहा था और ये मालूम था कि ये होना है। लेकिन इसके होने की वजह जो है वो इस हुकूमत का FBR की हैंडलिंग है। आपको याद होगा एक मौका ऐसा आया था कि तमाम सीनियर लोग निकाल दिए थे FBR में से, फिर जब महसूस हुआ कि शायद गलती हो गई है, फिर लाहौर जाके जो उनके जूनियर थे उनको तमगे बांट आए, वापस आए ये समझ के कि मामला सारा रफा दफा हो गया। लेकिन वो फेस्टर कर रही थी बात FBR एसोसिएशन में, फिर इन्होंने क्या किया कि एक और खेप निकाल दी, इतनी देर में चेयरमैन भी इस्तीफ़ा दे गया। तो इस तरह से इन्होंने बिल्कुल मिसहैंडल किया FBR को, ना समझते हुए ना सोचते हुए, और जब भी साहब लगाए हैं उन्होंने आके पूरी नई पॉलिसी बना दी, जबकि पॉलिसी पहले तय थी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान कि हमने किस तरह से आगे चलना है। और जो ताजर दोस्त ऐप है, जो एग्रीकल्चर टैक्स है, जो ये बाकी चीज़ें हैं जिस तरह के रियल एस्टेट पे टैक्स है, ये सारा का सारा इस मिस हैंडलिंग के नज़र वो खसारा बढ़ता चला गया। और इन्होंने क्या किया कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो जो बजट में किस्त के लिए उन्होंने पैसे रखे हुए थे वो चूंकि बच गए थे, इन्होंने सोचा कि चले खैर है, और दूसरा स्टेट बैंक के कुछ प्रॉफिट्स आ गए। अब आप देखें इसका मतलब क्या है, जब ये असूली फैसला हो गया कि हमने सबको बराबर का टैक्स लगाना है, और इसीलिए इन्होंने एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट और ट्रेडर्स को निशानदेही की। आप रोज सुनते थे ताजर दोस्त ऐप अब इतने आ गए, अब ताजर दोस्त ऐप के इतने हो गए और डिजिटलाइजेशन होगी फलाने के, बड़ी धूमधाम से। तो ये क्या वजह है कि पिछले 4-6 महीने से बिल्कुल खामोशी होगी उस बात पे? क्यों आपने नोट किया? इसलिए कि आपको थोड़ी सी बचत होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और थोड़ी सी बचत होगी क्योंकि स्टेट बैंक ने प्रॉफिट्स दे दिए। लेकिन हुआ क्या है, वो जो बचत हुई है वो सीधा उन चहेते हलकों को जिन्होंने बराबरी का टैक्स देना था, जो रियल एस्टेट है, जो आपके ट्रेडर्स है और जो आपकी एग्रीकल्चर है, वो उनको थमा दिया दूसरे लफ्जों में। क्योंकि जो सैलरीड क्लास है उनसे तो बजट से ज्यादा कलेक्ट कर लिए और मिडिल क्लास की चमड़ी उधेड़ दी है। तो अगर असूली फैसला यह हुआ था, ये स्कैंडल अगर नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ये स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल ये है। अगर ये स्कैंडल ना होता, अगर ये वो वसूली करते और फिर अगर छूट देते तो बराबरी की देते सबको, कि सबने बराबर का दिया सबको। अभी ये नहीं हुआ। अब ये सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास की जिसकी पहले ही चमड़ी उतार दी है, और जो वादे किए थे कि हम राइट साइजिंग करेंगे, हम अपनी बेल्ट टाइटनिंग करेंगे, हम वो फ्रूगैलिटी दिखाएंगे, और डार साहब की कमेटी बना दी कि जी फॉरेन मिशंस की राइट साइजिंग, 60 दिन में रिपोर्ट आएगी, जी मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करूंगा। वो किधर गई रिपोर्ट?
वो तो आई नहीं। आज तक फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमें एक पैसे का नहीं बता सके कि जी जो एक्सेस एम्प्लॉयमेंट थी, जो पोस्टें फिल ही नहीं हुई, वो हमने खत्म कर दी हैं। वो किस पे मेहरबानी की है? उन पे तो खर्चा हो ही नहीं रहा था, उन पे रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। सो अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन्होंने 608 अरब रुपए का एक टीका लगा दिया है सैलरीड क्लास को और मिडिल क्लास को, और अब IMF के सामने जवाब दे हैं। अब इनको वो पैसे लेने पड़ने। मैं पहले दिन से आपके प्रोग्राम में कितनी दफा कहा है कि मिनी बजट आ रहा है, अब वो दिन आ गए हैं। तो क्यों उन्होंने ऐसा किया? एक तरफ ये कहते हैं हमारा नारा ये है कि हमने अपनी सियासी साख तबाह कर दी और पाकिस्तान की मईशत बचा ली, तो पाकिस्तान को हमने तरजीह दी। और वक्त तो अब था अपनी सियासी ठेस खाने की और मईशत बचाने की। आपने तो किया ही कुछ नहीं। सही है, आपने तरजीह दी सियासी, आपने जो आपका अपना नारा का गंगा उल्टी बह रही है। असल में तो ये बिल्कुल सही है। राना साहब, तफसील से आपने दानियाल साहब की बातें सुनी है। 608 अरब रुपए की वो बात कर रहे हैं, 60 अरब रुपए की बराह रास्त करप्शन का इल्जाम फैसल वाडा लगा रहे हैं। क्या जवाब है हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा, एक भी करप्शन का स्कैंडल पूरे एक साल में नहीं आया। फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि 60 अरब रुपए की करप्शन होने वाली थी और वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कोई जो है उसको टेकअप कर लिया। अब ये उनका मौकफ है, तो करप्शन तो नहीं हुई। और वो कह रहे हैं मैंने कोई जब उसका वो नोटिस लिया, तो अब इसकी ऑब्वियसली तहकीक होगी, पता चलेगा ना। उन्होंने तो कुछ छक्का मार दिया है, लेकिन वो भी ये नहीं कह रहे कि करप्शन होगी, वो कह रहे होने वाली थी और मैंने उसका नोटिस लिया। बहरहाल इसको भी कोई अगर कोई करप्शन हुई है तो ही विल बी टेकन टू टास्क, और अगर किसी ने कोई जो चीजें स्किप की हैं तो ही विल बी टेकन टू टास्क। अब देखिए, तो दानियाल साहब, सर ये करप्शन जो होने वाली थी और उसके लिए जो प्रोसीजर जितना अब तक हो गया था, वो भी तो एक क्रिमिनल एक्ट ही है ना जी। आप ये अल्टीमेटली चलिए खजाना तो बच गया, अगर फैसल वाडा साहब दावा कर रहे हैं। कह रहा हूं उनका क्लेम है ना। अब एक चीज तो साबित होगी कि करप्शन नहीं हुई। अब उन्होंने क्लेम किया है कि होने जा रही थी, तो उसकी तहकीक होगी, उसके फिर नतायज सामने आ जाएंगे। और अगर कोई वाकई कुछ हो रहा हुआ तो ही विल बी टेकन टू टास्क, क्योंकि हम तो जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं करप्शन के हवाले से। अच्छा, अब जो बात दानियाल साहब ने की, देखें हकायक क्या है कि 26% टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, और हमने इन्फ्लेशन को किया था कि 12% इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन होगी ये 6% है, तो 6% आप इन्फ्लेशन की ग्रोथ डाल लें। 1% पहले क्वार्टर में ग्रोथ हुई तो 1% वो डालते हैं, 7% होगी। तो 19%, 26 में से 7 को माइनस करें तो 19% जो ग्रोथ है, जो टैक्स मेजर्स दिए गए, जो टैक्स इवेजन के अंदर कमी की गई और जो टैक्स बेस को बढ़ाया गया, उसके नताइज में आई, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। एज अ परसेंटेज के इतनी बड़ी आपने टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया, ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है FBR के ऊपर। दूसरा देखें, बात इन्होंने की कि ताजर दो स्कीम के ऊपर। देखें, हुकूमत का बिल्कुल ये रिजॉल्व था कि हमने 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लेके आना है, लेकिन जब उसका एनालिसिस किया गया तो जो 90% टैक्स की जो लायबिलिटी बनती थी वो 3 से 4 लाख ताजरों पे बनती थी, जो बड़े ताजर हैं। तो हुकूमत ने कहा कि हम इस सारी एनर्जी 35 लाख पे लगाएं और फेल हो जाएं, तो बेहतर है कि हम पहले जो 90% टैक्स जिन्होंने देना है, जिनकी बनती है लायबिलिटी, हम उन पे फोकस करें। जो 10% है ताजरों का हिस्सा, तो उन पे फोकस हुकूमत करके, और वो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हुआ है, वो उसके नताइज हैं। और हम मजीद फेज वाइज पूरे 35 लाख के नेटवर्क को हम लेके आएंगे, और जो विदहोल्डिंग टैक्स लगा है वो पूरे होलसेलर्स और वो रिटेल मार्केट्स को लगा है, और उसके नताइज आ रहे हैं और आगे मजीद बेहतर आएंगे। अब बात आ गई मिनी बजट की। देखें, मिनी बजट हुकूमत नहीं देने जा रही। IMF को हम अगर कोई शॉर्टफॉल है तो उसको हम कवर करेंगे टैक्स इवेजन को आगे आने वाले महीनों में केटर करके। मैं एक और चीज बता दूं, फिर मेरा मौक़िफ़ खत्म हो जाएगा। पिछले साल जो प्राइमरी सरप्लस था, पहली बात तो ये कि प्राइमरी सरप्लस ना PTI के दौर में कभी हुआ, उससे पहले जो PMLN का दौर था उस दौर में। और प्राइमरी सरप्लस ये होता है कि सूद की पेमेंट्स को निकाल दें तो जो हुकूमत की आमदन और अखराजात का जो है वो खसारा, उसको डेफिसिट कहते हैं, और अगर सरप्लस हो तो उसको प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी प्राइमरी सरप्लस था। जुलाई से दिसंबर में 1.7% था, इस दफा 2.9% है।
जो प्राइमरी सरप्लस है। तो आईएमएफ का मेजर फोकस प्राइमरी सरप्लस के ऊपर है, जो हमने ये पहले 6 महीनों में एक रिमार्केबल प्राइमरी सरप्लस दिया है, जो पूरे साल पे भी हमने देना है। तो हम समझते हैं कि आईएमएफ का जो ये प्रोग्राम है स्मूथली जाएगा, और उसके अलावा आईएमएफ के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही हैं। हमने गाड़ियां भी खरीदनी है, इक्विप भी करना है एफपीआर के जो जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं कि वो एनफोर्समेंट। इस पर भी वैसे सलीम मांडवीवाला साहब ने और दीगर लोगों ने जो है वो एफबीआर पे वो समझते हैं कि इसमें करप्शन हो रही है जो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन आपका मौक़िफ़ ये कि खरीदनी चाहिए। दानिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ एक जुमला, अगर फ़र्ज़ करें मेरे भाई की जो तशरीह है वो दुरुस्त है, तो फिर ये बताएं कि ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ कम होने की वजह से हमारा टैक्स, फिर भी हमारा एफर्ट बहुत वैलिएंट था जी, तो इसकी वजह फिर क्या है कि इस कम ग्रोथ में जो सैलरीड क्लास है उनकी जो बजट में फिगर दिए गए उससे भी ज्यादा ले लिए। अगर कम ग्रोथ थी तो उनको भी थोड़ी रिलीफ देते। असल में बात ये कुछ चहेते हल्के हैं इनके, इन्होंने काश्तकार को ज़िबा कर दिया, छुरी फेर दी पिछले साल, जब इन्होंने पूरा साल और 600 अरब पंजाब ने जमा भी करवा दिए कि 3,900 रुपए फी मन हमने कनक खरीदनी है। वो जो एग्रीगेट डिमांड डिप्रेस हुई है, आज तक इकोनॉमी उठ ही नहीं सकी उसके बाद। ठीक है, और ये जो चहेते हल्के हैं जो ये बयान कर रहे हैं, इसका सेंस नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को तो आपने चमड़ी उधेड़ दी, उनको तो बजट से ज्यादा आपने टैक्स लगा दिया, और दूसरों को आपने कह दिया जी ग्रोथ नहीं हुई तो इनको हम माफी दे रहे हैं। तो ये इतनी नरमी सारों के साथ इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कमल साहब कि 26% हमारी टैक्स कलेक्शन जो है उसमें इजाफा भी है। अगरचे वो हर साल इजाफा होता ही है, वो तो आप एक खास पैटर्न पर तो इजाफा होना ही होता है, लेकिन बहरहाल वो 26% इजाफा भी है। परफॉर्मेंस वो कहते हैं ठीक है, और ये जो कमी है मिनी बजट नहीं आएगा, जो टैक्स एवेजन हुई है उसको कंट्रोल करेंगे तो हम अपना खसारा कम कर लेंगे। तो पीटीआई की तो पूरी सियासत ही इस वक्त ये है कि जी मुआशी तौर पर पाकिस्तान बड़ा बदहाली का शिकार हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। बड़े आराम से जो इन्होंने बता दिया राना साहब ने कि जी प्राइमरी सरप्लस हो गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मैंने आप ही के प्रोग्राम में आके पूरा प्राइमरी सरप्लस बताया था, और आपके एक मेहमान जो है वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए थे जिस वक्त ये आपने अपनी वो बचत की हमने जो अपनी स्कीम दी थी कि अपने जो जितने भी माली अखराजात हैं उसको कम किया था। अच्छा, इनका प्राइमरी सरप्लस किस तरह हो सकता है? मैं तो इस नंबर फजिंग पे हैरान हूँ। वैसे ये दानियाल साहब भी बैठे हैं, जानते हैं ये इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। आमदन होती है तो आपकी बाकी चीज़ों में कोई बेहतरी आती है। आमदन का आपका जरिया क्या है? आप कर्जों से आमदन ले रही है, मतलब आप आईएमएफ को राजी करने के लिए आपने सारी शीट्स के ऊपर जो भी कुछ करना है, मैं सिंपल बता देती हूँ, आपका सारा टेक्सटाइल्स इस वक्त बंद हुई हुई इंडस्ट्री में। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 3.7% कमी हो गई है, और उसमें जो एलएसएम में ग्रोथ मनफी 1.9% है। 187 के करीब आपकी मिलें जो है वो पूरे पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। 21 से ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है वो ड्रॉप कर रही है, और आपका जो कैपिटल है जो पाकिस्तान का अपना तकरीबन 18 लाख बंदा यहाँ से चला गया है, वो यहाँ से जाते हुए भी यहाँ से काफ़ी सारा पैसा और सारा कुछ लेकर जा रहे हैं। तो आपकी अपनी जो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो राना साहब हैं, हमारे शहबाज राना साहब, उन्होंने कहा कि 50 साल की कम तरीन आपने एक बहुत बड़ा ये उनका स्टेटमेंट आया हुआ था कि SIFC कौंसल बनाने के बावजूद बराह रास्त गैर मुल्की सरमायागारी पिछले 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पैसे आ तो रहे नहीं है, जाने वाली स्पीड ज़्यादा तेज़ है, और आप हमें इस किस्म की बातें। दूसरा ग्रोथ रेट आप देख लें इनका क्या है, माइनस में जा रहा था, अभी कोई मुश्किल से किसी तरह उसको थोड़ा सा फिगर 0.19 किया है, 0.9 किया है। पॉवर्टी जो आप कह रहे हैं जी बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लेशन के रेट नीचे आए, और इन्होंने एक अजीब सी कैलकुलेशन करके बता दी है। आपने जो है वो इस वक्त सारी इकोनॉमी स्लो डाउन की हुई है, टोटल बंद की हुई है। लोगों की परचेजिंग पावर तो और ड्रॉप की है, 70% आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है लोगों की। आप कौन सी इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं जब पॉवर्टी में आपके 7% लोग और ऐड हो गए। पाकिस्तान की 1990 के जो पॉवर्टी के जो हिस्से थे वो भी इन्हीं को ही क्रेडिट जाता है उस टाइम का, वो इस वक्त 2025 में भी एग्जैक्टली हम वहीं वापस आ गए हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन आप और नीचे गए। मुलाजमतें आपकी जो है वो कोई और नई क्रिएट नहीं हो रही। हमारे दौर में मैंने खुद ये असेंबली में प्रेजेंट किया था कि हमने उस वक्त मुलाजमतें भी बढ़ाई थी 6.15 ग्रोथ रेट से। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी है इनकी कि ये -0.3 पर ले गए।
इससे ज्यादा अच्छी कारकर्दगी क्या हो सकती? तीसरी हुकूमत है ये। तो उनका मौक़िफ़ आ गया था ना कि वो सस्टेनेबल नहीं थी जो ग्रोथ आपने अभी आपका ख्याल है कि ये सब कुछ हो रहा है? 77 साल की बुलंद तरीन सतह पे बेरोजगारी आ गई है। कोर इन्फ्लेशन ये कह रहे हैं कम कर दी, 8.8% बढ़ी हुई है। मैं फरवरी के फिगर्स आपको बता रही हूँ। सनतें मैंने आपको बताया है कि बंद 187 आपकी बंद हो गई है। ठीक है, आप महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी नाफिज की गई है, इससे कारोबार और जो कर्जों पर तो मनफी असरात आए हैं। लोग आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इन्वेस्टर आप ला नहीं सक रहे हैं। किसी जगह पे आप ग्रोथ अगर बता दें। आखिरी जो इन्होंने बात की, क्योंकि मेरा ताल्लुक है ना जी, मैं किसान की आवाज जरूर यहाँ पे कहूंगी। 11% गंदुम कम काश्त हुई है, और अब आगे जब रोटी के लिए लोग तरसेंगे, फिर मैं देखूंगी 10 रुपए की कौन सी रोटियां तंदूरों पे जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी निगरानी में लगवाते हैं। 32% आपकी कॉटन कम काश्त हुई है। सही है। और आपका टोटल ओवरऑल जो क्या कहते हैं ये ज़राअत का सेक्टर है, उसमें भी आप जो हैं वो ड्रॉप कर गए हैं नीचे। 1100 अरब रुपए की बम्पर क्रॉप्स आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इन्होंने उनसे हुकूमत छीनी थी 2022 में, और किसान उस वक्त सबसे उसमें था, खुशहाल था। किसानों के पास पैसे ज़्यादा। आखिरी बात बताएं जी, मुझे ये कह रहे हैं कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, ये जो सर्कुलर डेट है आपका, चाहे आप इसमें गैस में देख लीजिए, आप बिजली में देख लें, उसकी तो कीमतें आपने बढ़ाई हैं। वो आपके ज़माने में भी था, वो तो है ही। कीमतें बढ़ा के आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं पाकिस्तान में। चलती इंडस्ट्री आपने बंद कर दी है। किसान को आप महंगा डीजल और महंगी बिजली दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और किसान की तो किसान का हुकूमत हमेशा नून लीग ने जब भी आए हैं ना, किसानों के खिलाफ पॉलिसी बनी। अब तो ताजर भी और सनतकार भी, इन्वेस्टर भी इनसे कल को हाथ लगाएं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। राना साहब जरा इन चीजों का जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 2-3 चीज़ों पे अभी कमर शोजब साहिबा ने बात की है राना साहब। एक तो वो कहती हैं कि जी जो LSM है वो नेगेटिव में जा रही है, फिर आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो शहबाज राना को वो कोट कर रही थी कि 50 साल से कम तरीन सतह पर आ गई है। फिर आपकी आमदन का जरिया है क्या जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है? कहाँ पर आमदन आपकी बड़ी है रेमिटेंसेस के अलावा? देखिए, मैं 2-3 जो है वो जवाब दे के क्लैरिटी ले आऊँ कि एक तो 0% इंक्रीज हुआ है आपका जो एक्सटर्नल कर्जे हैं, यानी कि एक्सटर्नल कर्जे पिछले साल मार्च से लेके दिसंबर तक $1 भी उनमें इजाफा नहीं हुआ। ये भी बड़ा कम होता है पाकिस्तान की तारीख में। अल्हम्दुलिल्लाह हम करंट अकाउंट सरप्लस हमारा है। दूसरा, इन्होंने कहा कर्जे बढ़ रहे। देखें, जो कर्जा होता है ना वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं उसको मेजर किया जाता। जो डेट टू GDP का रेशो है वो पिछले साल 75% था, इस साल 67.5% है। उसमें भी कमी वाक़ई हुई है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 1 खरब रुपए का जो डेट है वो हुकूमत ने मैच्योरिटी से पहले उसको बायबैक कर लिया है। अच्छा, अब जो इन्होंने जितने फिगर्स दिए, देखें बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की जो कर्ज है वो बूम बस्ट साइकिल है ग्रोथ का। कि आप ग्रोथ करते हैं, कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ करते हैं, और फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हो जाता है, इंपोर्ट करके आप ग्रो करते हैं, और उस इंपोर्ट लेड ग्रोथ का नतीजा ये होता है कि फिर आप IMF के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर आपकी साइकिल चलता रहता है। तो हम तो ये कह रहे हैं इंपोर्ट लेड ग्रोथ ये लोग करते हैं हमेशा। तो लेना इस दफा हम राना साहब, ये आप लोगों की पॉलिसी रही है हमेशा से। हमें ग्रोथ की जल्दी नहीं है कि हम फॉरेन, अगर हमने ग्रोथ ही करनी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, और हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ने नहीं देना। एक्सपोर्ट कहां पर होगी? आपकी एग्रीकल्चर जो है वो आपके टारगेट से नीचे है, आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव है, ये एक्सपोर्ट होगी कहां से? पावर सेक्टर आपका सपोर्ट नहीं दे रहा। आप अपना स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करें इस वक्त। तो अब सुन ले, ओवरऑल 35% इजाफा है IT एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो कि एक रिमार्केबल इजाफा है पाकिस्तान की तारीख में। इंटरनेट चलता नहीं है भाई, लेकिन उसका वॉल्यूम कम है ना।
पाकिस्तान में देखिए, इंटरनेट वो चलता नहीं है, 35% है, आईटी लेकिन वो किधर बहुत से चल रही है? वॉल्यूम कम है जी। ओवर एक्सपोर्ट के ऊपर 10% ऑन एवरेज इजाफा है। हम नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, फूड एक्सपोर्ट्स में इजाफा है। तो देखिए, हम इन्हीं जो पॉलिसीज हम लेके आ रहे हैं कि काइबर को हम कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, फिर हमारा एक उड़ान पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं जो कि ऑन एवरेज 20% है पाकिस्तान के, हमने उनको 15% पे लेके आना है। देखिए, पहली बात ये हम ये क्लेम कर ही नहीं रहे कि अभी जी तरक्की की बड़ी हमें तरक्की वो चाहिए जो सस्टेनेबल हो। हमें वो हवा वाली तरक्की नहीं चाहिए जो आएगी और फिर गायब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको चाहिए, राइट सर? बिल्कुल, उस तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। इनको सबको तकलीफ है, ये अपने नंबर्स बार बार दोहराते रहे। हकायक ये है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। दानियाल साहब, अब आपका जो सबसे बड़ा खदशा है कि ये मिनी बजट लेकर आएंगे, उस पर तो हुकूमत ने कह दिया कि नहीं लेकर आएंगे। वो टैक्स एवेजन हुई है, उसकी वजह से थोड़ा शॉर्टफॉल है। वो कहते हैं कि जी हम उसको कंट्रोल करेंगे, शॉर्टफॉल खत्म कर लेंगे, नया बजट नहीं लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है जी। देखें, मैं बात करना चाहूँगा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ये एक मामूली बात नहीं है, ये थोड़ा सा फ़िक्र की हामिल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में जब पीटीआई ने माजरत के साथ ये 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर इन्होंने जो लेबर फोर्स सर्वे है वो अनप्लग कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब 2020 से लेके इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, 2 साल मज़ीद रही, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आई, अब फिर इनको 1 साल हो गया और लेबर फोर्स सर्वे फिर नहीं हुआ। यानी अभी तक ये कोट कर रहे हैं 2020 के फिगर। और वर्ल्ड बैंक ने अभी अपने एक्सट्रैपोलेशन के ज़रिए 10.3% पे रखा है। तो आप इमेजिन करें कि 1% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में करोड़ों लोग हैं, क्योंकि पूरी लेबर फोर्स का 1% है। तो अगर आप 5% से लेट्स से जो 2020 में फिगर थे उसमें 10.3 पे आ गए हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो 100% बढ़ गई है, जो कि ह्यूज नंबर है। सही। तो अब ये लेबर फोर्स सर्वे इन्होंने कोई मेहरबानी नहीं की, इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब वो लेबर फोर्स सर्वे शुरू है, लेकिन वो मुकम्मल होने पे नहीं आ रहा। अब 1 साल होने को जा रहे हैं इनकी गवर्नमेंट को भी। तो इस तरह से ये जो तरीक़ाकार है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको बंद कर दो, वो ना माजी में पीटीआई को करना चाहिए था, ना ही इनको उसको बरकरार रखना चाहिए था। क्योंकि ये एक वो फिगर है जिसके जरिए से बाकी सारे फिगर जो है वो वेरीफाई होते हैं। तो इसको एक को छुपा के फिर आप जो मर्जी कहते रहे, जैसे कि मोहतरमा फरमा नहीं। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ी अहम बात है। तो मैं वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। बाकी जो आपने सवाल पूछा ये कि मिनी बजट नहीं आएगा, और वो कहते हैं कि टैक्स मिनी बजट की मैं आपको बात बताता हूँ। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था सितंबर में, और अक्टूबर में ही आईएमएफ की टीम को इमरजेंसी आना पड़ गया था। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर रोलिंग बेसिस पे 1% से ज़्यादा खसारा आएगा, बजटरी खसारा, तो फिर आपको एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। वो एडिशनल मेजर्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन वो एडिशनल मेजर्स अगर आप उनका कुल हुजम देखें तो वो 40 अरब रुपया है। तो 40 अरब रुपये से 400 अरब रुपये का खसारा पूरा नहीं होता। इन्होंने कोई 0.3 या 3% की कंटिजेंसी इनसे रखी थी, वो कोई तकरीबन 384 है उसको। और इन जो बाकी ये स्टेट बैंक के मुनाफे वगैरह आए, इनको मिला के शायद वो इतना टोटल पूरा हो जाता है। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ आपको कि जो इनका बजटरी खसारा अब 608 पे चले गया है, इनको कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। मैं नहीं सिर्फ कह रहा, इनका अपना स्टेट बैंक गवर्नर कह रहा है। आप मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ ले, उसमें ये लिखा हुआ है कि एडिशनल बजटरी मेजर्स विल हैव टू बी टेकन। तो जब ये लेंगे वो, तो फिर इन्फ्लेशन होगी। अब ये बच्चे में मेरी बात सुने, मैं कब से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि एक तूफान आ रहा है महंगाई का, जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट के नीचे धमाका किया है, और जो इनके ये आगे आने वाले दिनों में इंपोर्ट्स बढ़नी है और डॉलर बढ़ना है, और जो ये टैक्स लगाना पड़ना है, इनको मिनी बजट देना पड़ना है, ये सारी चीजें मिला के एक महंगाई का तूफान आ रहा है। और आप उसकी तैयारी करें। ये महंगाई अगर अभी तो गवर्नमेंट को के पास दिखाने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट पर कंटेन, और उसका ये इलाज भी कर रहे हैं साथ साथ। और मैं आपको ये बात बता दूं कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। ये याद रखना, महंगाई होती नहीं, ये कोई अजूबा नहीं है कि हो गई तो हम अब इसके दबे नहीं, जल्जला आ गया स्वात में, नहीं, ये की जाती है। इनको सब पता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने आनन फानन नीचे की अपने पैसे बचाने के लिए, ताकि अपने चहेते हल्कों को बचत दें, उसके नतीजे में अब गरीबों को इन्फ्लेशन टैक्स लगना है। आप ये समझें, ठीक, ये एक ही जेब है, 2 हाथ डले हुए हैं इसमें। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इधर एक दो चीज़ों पे कमल साहबा, मसला ये है कि एक आप ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, वो नहीं बन पा रहा। अब इसमें ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने अपनी पार्टी से कहा है कि वो जेल के बाहर एहतजाज करें। कमल साहबा, आप अभी तक बैठे हुए थे कि रमज़ान के बाद एहतजाज करेंगे, क्योंकि तब तक ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप अपने ही प्लेटफॉर्म से जेल अडयाला के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं।
देखिए असद, दो बातें हैं। एक तो जो आपने मिफ्ता साहब की बात सुनाई है, तो जब भी आप कोई ग्रैंड अलायंस बनाते हैं और कोई भी पार्टीज़ होती हैं, उनके अपना मौक़िफ़ होता है और वो ज़ाहिर है किसी एक पॉइंट पे आके कंसेंसस होता है, तो उसके बाद अलायंस में वो आते हैं। अलायंस बनने की वजह क्या है? अलायंस बनने की वजह ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं इस वक्त। अदालतों को जितना हम भुगत रहे हैं ना, जितना पीटीआई पिछले 2-2.5 साल से समेत मेरे समेत आप खान साहब की तो माशाल्लाह डबल सेंचुरी से भी ऊपर जा रही है, जितना हमने अदालतों को भुगता है, अदालतों से ही ये सारा मामला शुरू हुआ था और अदालतों में ही अभी तक चल रहा है। आप कवर करते रहे वहाँ पर। मैं एक रिजर्व सीट्स का केस हम जीत कर बैठे हुए, आज तक उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर रहा है कि मैं नहीं करता इम्प्लीमेंट, जाएं जो जाके करना है कर लें। सो उनका बेशक मौक़िफ़ है, लेकिन जब ये लोग इकट्ठे बैठते हैं तो फिर स्ट्रैटेजी तो सारी होती है। इट्स नॉट अ सिंगल स्ट्रैटेजी के जी सिर्फ सड़क पे ही जाना है। सड़क पे तो हम खुद आते हैं और मार भी खाते हैं और उसके बाद इल्जामात भी बनते हैं। ग्रैंड अलायंस से फिर आप ज्यादा तवक्कुआ तो वाबस्ता नहीं कर सकते। मैं ये समझती हूँ कि जब अलायंस में लोगों की आवाज़ जमहूरियत के लिए उठेगी कि जो रुखसत हो गई है, और जो डॉन ने भी एक आर्टिकल छापा है और टाइम मैगजीन ने भी वो छापा है कि पाकिस्तान दुनिया की वर्स्ट 10 जमहूरियतों में माशाल्लाह टॉप पे जा रहा है, तो जिनका मामला जमहूरियत और आवाम के लिए होगा, वो उनकी अगर जो क्या कहते हैं उनकी कॉमन इंटरेस्ट ये होता है और उस पर वो आएंगे और आ रहे हैं। मौलाना साहब ने बिल्कुल ये नहीं किया कि फारिग कर दिया। आई डोंट नो, अब फवाद साहब का थोड़ा सा अभी तक मौलाना डिसएग्रीमेंट है आज की तारीख तक तो यही है ना जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंट लीडरशिप से। मसला ये कि जब सारे बड़े बड़े लीडर सो कॉल्ड जो हैं उन्होंने पहले 2 हफ्तों में 9 मई के बाद छलांग मार के वहां से दौड़ लगा दी थी, तो जो फिर पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, आपके कहने से वो छोटे नहीं हो जाते, ना उनका कद छोटा होगा ना उनकी सलाहियतों पे होगा। जो लोग खड़े रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के साथ खड़े रहे हैं, अवाम के साथ खड़े रहे हैं और इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं, बात तो फिर वही करेंगे और बात वो कर रहे हैं। असद कैसर साहब इस क्या अचीवमेंट है इस लीडरशिप की जिसके बारे में फवाद चौधरी बात कर रहे हैं? देखिए, वो अभी कराची का एक बहुत जबरदस्त दौरा हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब, नहीं बात हुई है ना वहाँ, सारी ग्रैंड अलायंस गई, उसके बाद 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से करनी का काम हुआ है और आगे बात चल रही है, इस इतनी जल्दी वो सारा मामला नहीं होता। कुछ लोगों को रेलेवेंट होने के लिए मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त अब अडयाला के बाहर एहतजाज करेंगे या खान साहब को समझाएंगे कि खान साहब ये गलत बात आप कह रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा? वो एक गलत तरीके से बात बाहर की गई है। सलमान राजा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि एहतजाज हम करेंगे, हम पार्लियामेंट में करेंगे एहतजाज, असेंबलियों में आवाज उठाएंगे। अभी तक इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन खान साहब ने नहीं दी इंस्ट्रक्शन, इस तरह की इंस्ट्रक्शन। जो हमारा चैनल प्रॉपर ऑफिशियल चैनल है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन आती है, जो सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। सो ये अभी फिलहाल तो यही तो फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं छुपा गए हैं सलमान राजा। तो अगर वो छुपा जाएंगे तो अंदर जिस वक्त जाएंगे बाकी 4-5 लोग सारे छुपा जाएंगे। कितना छुपा लेंगे मुझे बता दें। आगे क्या प्रोटेस्ट नहीं हुआ? प्रोटेस्ट होगा, हमेशा होता रहा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। और ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो सड़क पे ही प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट असेंबली में भी होगा, प्रोटेस्ट तो अदालत में भी कर रहे हैं। आपके सामने इमरान खान की पिटीशन लगी हुई है। और एक राना साहब से आप जो बात कर रहे थे, सैलरीड क्लास क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है, तो उन्हीं का ही मजीद फर्दर जूस इन्होंने निकाल के अब उनका पक्का कीमा ही निकाल देना है। तो और जितना सत्यानाश उस सैलरी क्लास का हो रहा है ना इस मुल्क में, और जितना जूस उससे निकाला जा रहा है, टैक्स आप लगा के उन्हीं को मतलब मजीद ने डाल करें, मजीद आप अपनी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको टैक्स नेट में ना लेकर आएंगे, ना उस तरह के कोई अभी तक इकदाम हो रहे हैं। FBR के लिए तालियां बजाते रहे, नैप के लिए भी तालियां बजाते रहे, लेकिन रिकवरी क्या हुई है वो भी जरा कभी बता। ठीक है राना साहब, अब ये एहतजाज अभी खैर कमल साहब ने तो कह दिया कि हमें ऑफिशियली नहीं कहा गया अडयाला के बाहर, लेकिन कल जो लोग बाहर आए हैं इमरान खान से मिलकर, उन्होंने यही कहा कि इमरान खान समझते हैं कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इमरान खान की रिहाई से गरज है और किसी चीज से गरज नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हुकूमत तैयार है या होने देगी पुरअमन एहतजाज अगर होता है अडयाला के बाहर? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सूबों की सड़कें बंद करने से अब अडयाला के बाहर एहतजाज पे आ गए और ग्रैंड अलायंस जो है वो दूर दूर कहीं नज़र नहीं आ रही और इनके मौक़िफ़ से जो है वो कोई कोहेजन नहीं नज़र आ रही बाकी जमातों की। तो मैं तो सिर्फ इन पे देखें इनका मसला क्या है। मसला ये है कि PTI में खान साहब किसी को वो बुज़दार को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी को लीडर को वो फैसले करने का हक नहीं दे सकते। इनकी जमात जो है वो कभी उस पर हाईजैक हो चुका है। आपने फवाद चौधरी साहब की भी बातें सुननी, जिस तरह वो कर रहे हैं, टोटल यहाँ कन्फ्यूजन है। ये कर
कर लें एहतजाज, मेरे ख्याल से तो कोई इसमें मसला नहीं है। बहरहाल इन्होंने तो पता नहीं क्या कुछ करना था, अभी अडयाला के एहतजाज जरूर करें और मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई कबाहत उनको होनी चाहिए। आपको कबाहत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो चले छोड़े। नहीं, आपको एतराज होगा या नहीं? आप वो कंटेनर लगाने बंद करें, पुलिस के 6-6 डाले हमारे पीछे भेजने बंद करें, लोगों को घरों से उठवाना रात को बंद करें। एहतजाज की हम कॉल देते हैं, हमारे सारे वर्कर्स को 5-5 दिन पहले उठा लेते हैं, 6-6 दिन बाद तक बंद रखते हैं, फिर 1-1 महीना उनसे रिश्वतें वसूल करते हैं। आपने एक ग्रैंड अलायंस से आपको डर नहीं था तो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में तो सारी दुनिया ने खुला तमाशा देखा, हर चीज का NOC कैंसिल हुआ, हर होटल बंद किया गया और फाइनली लॉबी में भी जब अगर वो खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे तो उस पर भी मुकदमे बना दिए। खौफ का तो ये आलम है आपका। जी, कोई बयानिया ही नहीं था। देखिए, अगर हुकूमत उस वक्त ना ये कदगन क्योंकि होटल की बेज़ाब्तियां थी रोक लिया, आपके पास बयानिया आ गया, वरना आपके पास तो कोई बयानिया भी नहीं था। खुली छुट्टी दे के देखें एक दफा, उस सलामिया पे साइन भी नहीं किया। फिर जो दीगर जमातें हैं वो कहती हैं हम इंटरेस्टेड ही नहीं है सड़कों के ऊपर। तो भाई आपकी इंतशारी सियासत के साथ कोई नहीं खड़ा, आपके 9 मई के साथ कोई नहीं खड़ा, आपके 26 नवंबर के साथ कोई नहीं खड़ा, आपके सूबों के बंद करने के साथ कोई नहीं खड़ा, आपकी अमेरिका में टाकी लगा के कांग्रेसमैन से लेटर लिखवाने से कोई नहीं खड़ा। और वैसे भी अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी तारीफ कर दी जी पाकिस्तान। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, चले मैं उस पर तो आता हूं सर, मैं उनको सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। सर ये जी ठोकर लगी है। अब आप अडयाला के बाहर जो है वो दे, मैं तो खुद अपने हुकूमत को कहूंगा इनको करने दें, अब यही रहेगी। ठीक है ये सर, ये क्या आप कैसे देख रहे हैं अपोजिशन की सियासत को? ये जो अडयाला के बाहर वाली एहतजाज वाली बात है, मुझे तो बड़ी मजेदार लगी है। मजेदार यह है कि आपको पता है मेरी पूरी लाइफ लोकल गवर्नमेंट्स के साथ गुजरी है और PTI ने भी कोशिश की वो नकलें मारने की। उसमें जो इनके एक साहब जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादती भी कर दी जियो के एक प्रोग्राम पे, जब मैंने कहा कि ये नकल उतार रहे हैं। बहरहाल इन्होंने विलेज काउंसिलें बनाई। वो जो 2001 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसमें मैं जिम्मेदार था उसको उसमें थमाने के, तो वो उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया। असल में ये कभी उनमें इन्हिसार था ही नहीं इनका। तो वो आजकल आके अडयाला के सामने जो है ना एहतजाज करते हैं कि हमें हमारे इख्तियार लेके दें। वो भी कानून और आईन ही ढूंढ रहे हैं बेचारे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम को 3500 ये विलेज काउंसिल्स हैं, उनके 4-4, 5-5, 8-8 मेंबरान हैं, वो आते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने सोचा होगा कि क्योंकि उनका टर्म खत्म हो रहा है तो उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज करना है, तो इन्होंने सोचा मिक्स हो जाएगा तो चलें ये भी काम चल जाएगा। लेकिन दर हकीकत वो इनकी फेलियर की ज़मानत है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात करना चाहिए, जो आइन और तहफ़्फ़ुज़ आइन है पाकिस्तान में, कितने बड़े लफ्ज़ है ना। हमने सुना था बचपन से कि जी आज़ादी, ये तो मकबूजा कश्मीर का नारा था जो हम सुनते रहे कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने तशरीह कर दी उसकी, इन्होंने कहा नहीं सिर्फ आज़ादी नहीं, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। अब हम परेशान हो गए कि हकीकी आज़ादी अल्लाह जाने क्या चीज़ है, आज़ादी का तो हमें पता है। तो ये क्या इनके पेट में चीज़ पड़ रही है जो इनसे रहा नहीं जा रहा कि वो आके करतब दिखाना कि पाकिस्तान को आगे चलाना। वो बुज़दार ने या जो इनका फर्स्ट मिनिस्टर आया था ये जो मुराद सईद है, इसने वो चीज़ें करनी है। वो क्या है असल में, हमें बताएं ना। ये जो खोखले नारे हैं कि जी रियासत मदीना, दर हकीकत रियासत मदीना हमारे दिल के भी बहुत करीब है। वो पाकिस्तान की जमा मोहब्बत इस्लाम के लिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक निशान है। लेकिन उसमें आप मुझे बता दें कि जब बिजली के बिल 70 रुपये यूनिट चले गए थे ज़्यादा, तो क्या इकदाम किए थे उन्होंने रियासत मदीना में, ज़रा बता दें। हम यहाँ भी कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब रियासत मदीना में एक पोतरा जो है वो दादे का जमा किया हुआ केस चलाता चला जा रहा है और फैसला नहीं हो रहा, तो रियासत मदीना में क्या किया था उन्होंने, हमें भी वो इकदाम बता दें, हम इधर भी लगा देते हैं। जब FBR नहीं चला था इनसे, मसलन जो पहले इन्होंने एक लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर जैदी साहब को ले आए, फिर उसको उठा के एक्टिंग चार्ज दे दिया और टैक्स टू GDP रेशो जो है ना 12% से 8% पे आ गया, लोएस्ट इन ऑल द हिस्ट्री ऑफ एक सेकंड के लिए। तो उस वक्त हमें रियासत मदीना के तोड़ बताते ना वो, असल में ये खिलवाड़ है। ये उन जज्बात के साथ ना, नहीं मैं ये बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। ये जो खोखले नारे हैं जी हकीकी आज़ादी और हमको गुलाम है सारा, ये बस करें। पाकिस्तान को पुख्ता कोई इकदाम है तो बताएं, वो चीज़ जो पेट में पल रही है वो हमें बताएं, बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे लोगों को। चलें इसका जवाब राना साहब देंगे, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, पाकिस्तान की तारीफ किया और कहा है कि एक दहशतगर्दी के मुलजिम को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, पाकिस्तान की सलाहियतें तारीफ कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की। और दूसरी तरफ इसको रिलेट करके देखा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। वो समझते हैं, और अभी जो मैगजीन में, टाइम मैगजीन में एक मजमून भी छपा है इमरान खान का, उसमें भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपनी उम्मीद का इजहार किया था कि उन्हें उन मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पर हकीकी जमहूरियत नहीं है, उसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की
स्टेटमेंट को कैसे देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम के हवाले से। आप शायद पीटीआई की तवक्को कर रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ चार्जशीट लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या तहरीक इंसाफ की उम्मीदों के बरखिलाफ चीज़ें जा रही हैं? देखिए, वैसे ये जो स्टेटमेंट आई है ना, जितनी एक है, इसका एक बैकग्राउंड होता है, और जो यहाँ बैठे हुए हैं ये बेहतर भी ये भी बताएंगे, जो जितने भी मुल्कों की एजेंसीज होती हैं, जब भी इस तरह की कोई काउंटर टेररिज्म की कोई पॉलिसी आ रही होती है, और तो जो जैसे अब अमेरिका ने मेजॉरिटी काम उनकी CIA ने किया है, ट्रैकिंग कर ली है, और उसके बाद जब अरेस्ट का काम था तो उन्होंने यहाँ की एजेंसी से कहा, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अच्छा काम किया कि वो पकड़ के उनके हवाले किया। ये आज एक पहला वाकया नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, और ये इस तरह से तो देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चल रही होती है। और फिर जिस वक्त 2018 में उन्होंने एक ट्वीट की थी कि हम $33 बिलियन इनको दे चुके हैं और हमें हमेशा झूठ बोला जाता है पिछले 15 सालों से, उस पर भी शुक्रिया अदा नहीं किया। एहसन इकबाल साहब और इनकी हुकूमत जितने भी ट्वीट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करती रही है, उस पर भी कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। तो अगर इस शुक्रिया पे अगर हुकूमत ने भंगड़े डालने, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन सवाल तो ये ना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें थी, वो जो अभी मजमून भी लिखा है टाइम में, हमें उम्मीदें सिर्फ ये हैं कि जो जिस तरह से रिजीम चेंज हुई, जो अभी आपने यूक्रेन में भी उनका स्टांस देख लिया, जहां जहां पर ये स्पॉन्सरशिप हुई है, उसका मेरा ख्याल है कि अब उसी तरीके से अंडू भी करना बनता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हुकूमत में बैठी हुई थी और अवाम के वोट से आई थी, किसी और के कहने पर नहीं बैठी। आपकी आज भी होप्स हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि वो इस हमारी डोनाल्ड ट्रंप से अपने लिए कोई होप्स नहीं है, ओवरऑल जमहूरियत के हवाले से। और जिस तरह दानियाल साहब ने अभी बात की कि रियासत मदीना और हकीकी आज़ादी इस निज़ाम से है जो आज तक 77 साल के बाद भी गुलामी करवा रहा है। इसी निज़ाम से, जहां पर आप एक ऐसे छोटे इलाके से आपका भी ताल्लुक है जहां पे लोग कोर्ट कचहरियों के और SHOs के थाने भुगतते हैं, उस निज़ाम में आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। अभी इन्होंने खुद बताया कि एलीट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो सैलरीड क्लास और गरीब है उसकी जो है वो खून की आखिरी कतरा तक निचोड़ा जा रहा है। इस निज़ाम से आज़ादी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन निज़ाम आज़ाद ऐसा नहीं हुआ जिससे अवाम को जो है कोई फ़ायदा पहुंचे, और 25 करोड़ अवाम जो है वो उस इंसाफ का इंतजार कर रही है जो रियासत मदीना में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, और हमारा हुक्म है हमें कि हमने उसी को फॉलो करना है। आप मुझे बता दें, आपकी अदालतों से किसको इंसाफ मिलता है? हमें तो नहीं मिला, हमें तो इंसाफ नहीं मिला। हमारे पे झूठी FIR कटती हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है इंसाफ मिल रहा था, असदुल्लाह साहब नहीं मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं आपको बताती हूं, 16.5 करोड़ का केस जो बना था वो वाहिद एक केस था जिसमें मोहतरम को बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है और वो वजीर आजम बने हुए हैं। उससे पहले जितने भी केसेस बने वो 40 साल तक इन्होंने खुद एक दूसरे पे बनाए। इन्होंने जरदारी साहब पे बनाए, पेट इन्होंने फाड़ने थे, घसीटना इन्होंने था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक टाइम पे आप एक तरह के मुकदमे 50 जगहों पे नहीं बना सकते, बनाए गए और चलाए भी जा रहे हैं, ट्रायल्स भी झूठे बनाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। बाकी जहां तक इन्होंने बात की कि जी वो विलेज काउंसिल की, वहां पर कोई इस किस्म की, माशाल्लाह हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने गई, चंद खवातीन, 300 खवातीन थी, उसके बाद जो हमारे साथ सलूक किया, 6 थानों से SHOs बुला के फोर्स बुला ली। इतना आपको खौफ है? अगर हम इतने इररिलेवेंट हो गए हैं तो आप हमें जलसों की इजाजत क्यों नहीं देते? जलसा पाकिस्तान का आइन हमें इजाजत देता है, हम जलसा भी कर सकते हैं, और अपनी एक्सप्रेशन देना, बात करने की, स्पीच करने की इजाजत हमें पाकिस्तान का आइन देता है। आप क्यों रोकते हैं? चलिए राना साहब, क्यों नहीं? हमें नारोवाल में जलसे हुए, हमें क्यों नहीं इजाजत मिलती? जब हम मांगते हैं कन्वेंशंस करने जाओ, उस पे छापे पड़ते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं ना। नहीं, हम अपने एक चार दीवारी में खड़े होकर, अच्छा, और जमात नहीं है पाकिस्तान की, वो ग्रैंड अलायंस से इतना खौफ था कि वो 15 लोग इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे जिन्होंने सिर्फ बात करी। चले मैं राना साहब की, राना साहब जी कहिए। देखिए, आज़ादी सहाफत पे तो प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का लक़ब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को मिला था। अपनी बात कर लेना, तीसरी हुकूमत आ गई। जवाब ले लें, पीका एक्ट पे आपने अमेंडमेंट्स की थी बड़ी खुशी उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। अब आप मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाती हैं उसके मामला जो हैं वो हमने दुरुस्त करने। बहरहाल देखिए, अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की सियासी तारीख को आप निकाल के देख लें, जो टाकी इन्होंने अमेरिका में लगाई है, जो दरवाजे इन्होंने खटखटाए, और वो ये कह के एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि ऐसा यू टर्न तो किसी ने मारा ही नहीं होगा। जो
जो इन्होंने तरले लिए हैं, और फिर जो रिचर्ड ग्रेनल की जो ट्वीट्स होती थी उस पर जो ये खुशी मनाते थे, जो भंगड़े, पूरा बयानिया इन्होंने बनाया कि 20 फरवरी को पता नहीं क्या, 20 जनवरी को पता नहीं क्या होने जा रहा है। पूरा इनके एक मुहिम चली, इनके सोशल मीडिया ने, जो उम्मीद थी इनकी एक एक करके टूट गई इनको कहीं, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने ये गए, सिर्फ एक ही मकसद था, यूके मुदाखलत करेगा, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। देखें बात ये है, इनको समझ नहीं आ रही कि जो इन्होंने किया है पाकिस्तान के अंदर, जो इन्होंने 9 मई के हवाले से जो जलाओ घिराव किया है, जो 26 नवंबर में पाकिस्तान की तारीख में वाहिद सियासी जमात है जिसने टेयर गैस और शेल का इस्तेमाल किया है, रुई की तरह ये कंटेनर उड़ा के मारते रहे, 150 पुलिस वाले जख्मी किए, जो उससे पहले जो जमान पाक में पेट्रोल बम मारे। देखें आपने जो किया, और जो पोलराइजेशन नफरत की सियासत आपने की है, इस मुल्क के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को आपने अल्हम्दुलिल्लाह तबाह किया है। और अब आप ये कहती हैं कि जमहूरियत आइन की बालातर, देखें आप जिस रस्ते से इक्तदार में आए वो सब जानते हैं। ज़हीरुल इस्लाम आपके 126 दिन के धरने किस तरह स्पॉन्सर्ड थे, किस तरीके से आप इक्तदार में जो जुडिशरी आप कह रही हैं आजाद जुडिशरी, आप तो साकिब निसार के फैन हैं, वो आपकी पार्टी के टिकट बांटते रहे, वो उसके जरिए आपको सादिक और अमीन का जो है वो सर्टिफिकेट मिला, फिर आप इक्तदार में आए, गुड टू सी यू के ऊपर आप पलते रहे, उसके ऊपर आपको जो है वो बिगाड़ा गया, आपकी आदतें खराब की। अब आपकी आदतें ठीक हो रही हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि यहाँ कानून और आइन की बालादस्ती है। तो मैं समझता हूँ देखें आइन और कानून की बालादस्ती बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आप ये कहे कि आप हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ आइन और कानून के नाम पे असल में किसकी बालादस्ती? चलें दानिया साहब, एक इस वक्त अब जो ऑपोजिशन की जमात, अगर अलायंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, इससे कतई नज़र तमाम जमातें ये समझती हैं, बशमूल मौलाना के, बशमूल शाहिद खान अब्बासी के, GDA के री इलेक्शन होने चाहिए। 2024 के इंतखाबात की बुनियाद पर तो मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। ऑपोजिशन की तमाम जमातें इस एक नुक्ते पर तो मुत्तफिक हैं, आप समझते हैं वो ठीक कह रही हैं? जी बिल्कुल, वो इसमें कोई शक नहीं है कि फरवरी 8 को क्या हुआ। इलेक्शन तो असल में फरवरी 9 तारीख को हुआ है, 8 को तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। उस बात पे मैं आता हूँ, लेकिन ये जो पहले कॉन्वर्सेशन चल रही थी इसमें मैं कमेंट करना चाहता हूँ। ये जो आज हम सारे कह रहे हैं जी तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और हमें कानून और आइन की बात चाहिए, तो उस वक्त हम कहते थे, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुश्तरका साथी हैं जिनके साथ हमने उम्र गुजारी है, 20-25 साल मुझे सियासत में हो गए हैं, कि इतने आप जो आगे जा रहे हैं, यहाँ जब वापसी का रास्ता होगा तो आपको मुश्किल पड़ेगी। तो उस पर इन्होंने मसलन जो साकिब निसार साहब ने केस सुना जहांगीर तरीन का और इमरान खान साहब का, उसमें इमरान खान साहब का एफिडेविट मौजूद है कि नियाजी सर्विसेज मैंने बनाई थी, उसके अपने फ्लैट के लिए मैंने टैक्स से बचत के लिए ये ऑफशोर बनाई थी और ये मेरी है और मेरा ही फ्लैट इसमें है। तो आपको पता है साकिब निसार साहब ने क्या फैसला दिया था सादिक और अमीन करने में? उन्होंने कहा था चूंकि आप डायरेक्टर नहीं है नियाजी सर्विसेज के और चूंकि आप शेयर होल्डर भी नहीं है, लिहाजा आपको कोई ज़रूरत नहीं इसकी जवाब देने और आप सादिक और अमीन है। मैंने बाहर आके ये बात कह दी कि जी ये फैसला हुआ है, मुझे उन्होंने 5 साल के लिए नायल कर दिया, जो कि 1 साल पहले के केसेस मेरे पे डाले उस पर भी मैं क्विट हो गया। फिर एक ज़िमनी में मुझे उन्होंने कोर्ट के खिलाफ कर दिया कि मैंने तो इन्हें अदालत किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो जो जवेद हाशमी साहब जिस वक्त वो प्रेसिडेंट थे PTI के, उन्होंने इस्तेमाल किया था कि जी ये स्क्रिप्टेड है सारा कुछ, कि स्क्रिप्ट का नतीजा ही है। तो उस लफ्ज़ पे मुझे जो है ना नायल कर दिया, हालांकि हमने कहा कि हम जवेद हाशमी साहब को बुलाना चाहते हैं। तो वो बातें इनको याद नहीं रहती कि जुडिशरी के साथ क्या कुछ किया। आप कहते हैं कानून और आइन चाहिए, एक मिनट, आइन की कौन सी शिक है जो टेक्सास में जाके इमरान खान साहब ने कहा कि मैं रुलाऊंगा इनको? किस शिक के तहत? 124A है वो, ये B है, C है, कौन सी है? किस शिक के तहत रुलाते हैं कानून में? ऐसे नहीं है ना। जब DG FIA को बुला के कहा गया था कि इनके ऊपर सेडिशन के मुकदमे, बगावत के मुकदमे बनाओ, उसने इनकार कर दिया कि उसकी सजा फांसी है, मैं नहीं बना सकता, उसको बरतरफ कर दिया गया। IG पंजाब को निकाल दिया गया कि मेरे बहनोई का 1 कनाल का प्लॉट का आपने कब्जा नहीं दिलवाया। अदालत में बाद में पता चला वो प्लॉट उनका था ही नहीं, लेकिन पूरे पंजाब को सजा दे दी। IG अच्छा भला हटा दिया वहां से। तो ये आइन और कानून के तहत था। जब बाजवा साहब को आपने ताहयात एक्सटेंशन दे दी कि जी हम आप हमें रखें कोई ऐसी बात, तब आइन और कानून याद आ रहा था। इसलिए ये सब एक जैसे, असल बात ये। कमल साहब, साकिब निसार में, इफ्तिखार चौधरी में और काजी फाइज ईसा में क्या फ़र्क है? देखिए जी, काजी फाइज ईसा साहब ने तो माशाल्लाह जो उनके सामने जो भी एप्लीकेशन गई, अगर उसमें इमरान खान का नाम लिखा हुआ है तो उसके बाद जो रिएक्शन है वो मेरे से ज़्यादा आपने देखा। वैसे साकिब निसार साहब, बाकी जहाँ तक साकिब निसार साहब की बात कर रहे हैं, साकिब निसार साहब तो माशाल्लाह ऐसे थे जो सबके लिए एक ही तरह की उनकी पॉलिसी थी। सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार को बुला के उन्होंने तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक चीफ जस्टिस इस किस्म के एक्शन ले रहे हैं कि वो नाअहली इस बात पे कर रहे हैं कि आपने मेरी शान में गुस्ताखी की है, तो वो इस तरह के आइन और कवानीन बनाने वाले
कौन थे? इतनी पावर्स आपने क्यों दी किसी एक शख्स को? अभी भी आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है वो इमरान खान ने दी थी, एक्सटेंशन उस असेंबली ने दी थी जिसमें वो 340 लोग बैठे थे। दानियाल भाई, आप एक चीज के गवाह हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बाहर आए हैं इस एक्सटेंशन के बाद, और हमारे वो 2-3 जो बड़े ब्लंट किस्म के एंकर्स हैं, उन्होंने उनके आगे माइक किया तो उनसे बात नहीं हो रही थी। एक्सटेंशन उन्होंने ही दी थी जो पीछे से जाके बातचीत कर रहे थे, और रास्ते ये हमें अभी ये राना एहसान साहब बता रहे हैं, रास्ते आप मत करें, आप उन रास्तों पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं, थोड़ा रास्ता ही वही है, मतलब हमें मत की बातें सर 6 दिन आपके लोगों से जेल नहीं काटी गई, इमरान खान तो इस सिस्टम को भुगत रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। मेरी विंडिकेशन कैसे हुई? मेरी विंडिकेशन उस दिन हुई जिस दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इमरान खान साहब ने कागज़ जमा करवाए, और वहाँ से पूरे दुनिया में से लोगों ने कागज़ जमा करवाए, उनको निकाल दिया गया। आपको पता है क्यों निकाला गया? ये बुखारी साहब कहते हैं मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, ज़रूर करवाएं, मैं उनकी ज़िंदगी आसान कर देता हूँ। आपको पता है वो क्यों निकाले गए? क्योंकि उन्होंने कहा कि टैक्स चोर नहीं लड़ सकता वाइस चांसलर का इलेक्शन। ये उनका नया कानून है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो मैंने क्या कहा था अदालत के बाहर, इतनी बात कही थी ना। बहुत शुक्रिया दानिया साहब, कमल साहब बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।